पूछेंगे आप लोग बस बताते रहिएगा। ध्यान दीजिए बाइनरी में, तो बाइनरी सिस्टम क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें कंपोनेंट दो हो गए, ठीक है, जो कि पूरे सिस्टम को की कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ऐसे तो टिपिकल कंस्ट्रेंट जो पूरे सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पोजीशन है सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन में कंपोनेंट इज, बाइनरी सॉलिड सॉल्यूशन में कंपोनेंट इज 2, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जब बाइनरी की जगह यूनिटरी सिस्टम ले रहे थे हम लोग, मतलब केवल एक कंपोनेंट होता था वाटर के केस में, तो जो ग्राफ बन रहा था वो क्या था, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, है ना, ठीक है। अभी कंपोनेंट 2 ले रहे हैं, 2 कंपोनेंट, अगर सिंगल भी फेज लिया जाए तो कितने टोटल पैरामीटर्स बनेंगे, केवल सिंगल फेज 2 कंपोनेंट अगर डिफाइन करें तो इसमें F क्या होगा, 3, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में ये करना पॉसिबल नहीं है, पूरी सिस्टम को स्टडी करना, तो कम से कम किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा, तब बाकी 2 के वेरिएशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि जनरली हम लोग जो भी सिस्टम की स्टडी करेंगे जियोलॉजी, वो ऐसा सिस्टम को स्टडी करेंगे कि वो सरफेस पे या तो आ चुका है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट लगातार, ठीक है, या तो मैग्मा के चैम्बर में जहाँ पे भी जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे ऑलमोस्ट प्रेशर ये वो सालों प्रेशर टेम्परेचर क्यों रहते हैं मसाले जनरली, जहाँ पे नहीं, तो कोई जरूरी नहीं कि प्रेशर टेम्परेचर ले। अभी अगला जो स्टडी कॉमनली क्यों लेते हैं, कॉमनली नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कॉमन बात नहीं है। एक हम लोग पूछेंगे सर, इसलिए कि इसको निकालना आसान होता है, प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करना ज़्यादा आसान है ड्राई कंपोजिशन करना। और एक चीज़ प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसमें जैसे एटमॉस्फेयर में स्टडी कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कांस्टेंट, तो हम लोग आइसोबारिक स्टडी ज़्यादा करते हैं, ठीक है, TX के। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा जो 2 वेरिएबल होगा वो होगा टेम्परेचर एंड x मीन्स, और यहाँ पे लोग वेट परसेंट लेंगे, ठीक है, मतलब कंपोजिशन एंड टेम्परेचर 2 की वेरिएशन की स्टडी करेंगे बाय पुटिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक। सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम में जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा, ठीक है। तो जनरलाइज करके देखते हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं तो फिर मिक्स फेज जो फॉर्मूला है उसमें उनकी जगह बदलेंगे क्या? हाँ, बोला हम लॉजिकल स्टेज, लॉजिकल स्टेज। चलिए 2 कंपोनेंट ए बी है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यहाँ जो x होगा वो क्या होता है, मोल परसेंट या वेट परसेंट, वेट परसेंट, ठीक है। यहाँ वेट परसेंट हम लोग लेंगे, वेट परसेंट है, मोल परसेंट, वेट परसेंट वैसे तो दोनों ले सकते हैं, नहीं बताते हैं उसके पीछे कारण आ रहे हैं, ठीक है, क्यों वेट परसेंट ले रहे हैं, मोल परसेंट क्यों नहीं। हाँ, तो पहला स्टेप क्या है, क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, लिक्विडस, और नीचे को सॉलिडस। इसका कॉन्सेप्ट ये है, लिक्विडस उस लाइन को कहते हैं जहां पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे सबसे पहला सॉलिड फॉर्म होगा, ठीक है। लिक्विडस मतलब द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच फर्स्ट सॉलिड विल फॉर्म, क्योंकि जनरली हाई टेम्परेचर पे तो लिक्विड रहना चाहिए, बट वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे पहला सॉलिड फॉर्म होगा उसको लिक्विडस कहते हैं। और सॉलिडस वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लास्ट लिक्विड बचे उसको सॉलिडस कहेंगे। हम ऊपर से नीचे आए तो हाँ, अगर हमारा कोई जैसे बेसिकली हम लोग इस सिस्टम की स्टडी कर क्यों रहे हैं, क्योंकि
मैग्मा जो हमारा जनरली होता है वो कोई एक कंपोनेंट्स में नहीं होता, कई कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। अगर प्योर क्वार्ट्ज उसमें हो तब तो सारा बड़ा स्मूथली एक शार्प टेम्परेचर पे क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वार्ट्ज के साथ कई बार क्या होगा, क्वार्ट्ज का फेल्सपार भी मिलेगा, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे, उनका जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो एक दूसरे ही तरीके से होगा। उसको बाइनरी सिस्टम में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उन रूल मतलब एसोसिएशन ऑफ द मिनरल्स कंट्रोल्स देयर बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। वो किस तरीके से कंट्रोल होगा उसकी स्टडी हम यहाँ करते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में 3 तरीका होता है क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन होगा, पेरिटेक्टिक होगा और यूटेक्टिक होगा, ठीक। तो सॉलिड सॉल्यूशन में होगा कि अगर ये जैसे टेम्परेचर है तो अगर मैग्मा मेल्ट स्टेज में जा चला है हाई टेम्परेचर की तरफ होगा, बल्क कंपोजिशन हमारा जो बल्क कंपोजिशन है, जो मटेरियल है मैग्मा उसका बल्क कंपोजिशन दिया जाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अगर हम लोग प्लॉट करें कोई ये मैग्मा है, ठीक है, उसमें बाई वेट 40% ए हो सकता है एंड 60% बी हो सकता है, ठीक। तो वो हम लोग इस पर प्लॉट करेंगे। अगर ये ए है तो यहाँ पे ए का 100% होगा और ए का 0% यहाँ होगा, बी का 0% यहाँ होगा, बी का 100% यहाँ होगा। तो बी कितना है, 60% है, ये बी है, तो बी के क्लोज यहाँ हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या शो कर रहा है, ए इज 40 एंड बी इज 60, ठीक। ये वो पॉइंट है पर कंपोजिशन जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि लगातार जो लिक्विड है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हुए, जैसे सरफेस पे क्या होगा अगर मैग्मा आया, ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनी मटेरियल विल लूज एनर्जी, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो मैग्मा अपना एनर्जी लूज करेगा, ठीक है, और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर रिलीज करेगा, टेम्परेचर गिरेगा उसकी एनर्जी की अमाउंट गिरती जाएगी, तो वो नीचे की तरफ ज़्यादा जाएगा, मतलब ठंडा होगा। इसका कहने का मतलब होता है कि मटेरियल ठंडा होगा, ठीक। मटेरियल ठंडा होते हुए जैसे ही ऐसे टेम्परेचर पे पहुंचा, ठीक, जहाँ पे फर्स्ट सॉलिड फॉर्म होना है, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या कर कैसे कंट्रोल, मतलब जो फर्स्ट सॉलिड बनेगा उसका कंपोजिशन क्या होगा और मेल्ट जो है उसका कंपोजिशन क्या होगा और कैसे ये सब चीज़ें शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहला सॉलिड बनेगा उसका कंपोजिशन ऐसा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पास होते हुए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सॉलिड्स को जहाँ कट करेगा दैट विल बी द फर्स्ट सॉलिड कंपोजिशन, फर्स्ट सॉलिड में ये कंपोजिशन होगा, ठीक है, जिसमें B जो होगा ऑलमोस्ट 90% एंड A 10%। फिर क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर, जब क्योंकि टेम्परेचर तो ज़्यादा है सराउंडिंग से, मटेरियल ठंडा होगा ही होगा, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर डायरेक्ट ऐसे ना गिर के इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेल्ट से जैसे थोड़ा सा आप सॉलिड निकालते हो, अब यहाँ से ध्यान देना वेट परसेंट का खेल कहाँ से आता है। यहाँ पे जो बल्क कंपोजिशन है उसमें A इज 40% एंड B इज 60%। यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड जो है सेपरेट हुआ, जिसका कंपोजिशन 90% इज B एंड 10% इज A है, ठीक है। तो इस सिस्टम से B का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा निकला देन ऑफ A, तो बल्क कंपोजिशन विल शिफ्ट टुवर्ड्स A, क्योंकि A का अमाउंट कम निकल रहा है सिस्टम से, B का ज़्यादा निकल रहा है, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करेगा और टेम्परेचर भी गिरेगा, तो रिजल्टेंट कर्व जो होगा वो ये होगा, ठीक है। बल्क मतलब जो मैग्मा होगा लिक्विड स्टेट में होगा उसका ये होगा। जैसे ही ये दूसरे पोजीशन पे स्मॉल इनफाइनाइट में स्मॉल डिस्टेंस जैसे ही ट्रेवल करेगा, फिर वहां से एक और सॉलिड क्रिस्टलाइज होगा और उसका कंपोजिशन यहाँ से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ कट करेगा सॉलिड्स को वो होगा, ठीक है। ऐसे करते करते एक मिडिल स्टेज आएगा जहाँ हम लोग को मिलेगा सॉलिड, इसका पोजीशन का हो रहा है, लिक्विड जो बचा हुआ है उसका कंपोजिशन ये है, ठीक है। और इसमें बड़ी बात ये है कि लगातार जो मटेरियल क्रिस्टलाइज हो रहा है वो अर्लियर मटेरियल ही चेंज हो रहा है कंपोजिशन में, और लिक्विड भी कंपोजिशन में हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि लिक्विड एट एनी पॉइंट रिएक्ट्स विद सॉलिड at that point, gives liquid at for other point and solid for other point,
ठीक है? ये रिएक्शन था, इसको कंटिन्यूअस रिएक्शन कहते हैं। जब हमको पूरा मेल्ट कंसोलिडेट कर जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो हमें B90 और 10% वाला फेज नहीं मिलेगा। नहीं, एकदम नया फेज मिलेगा, ठीक है? सारा- जिसके कारण भी अगर कंटिन्यूअस इस तरीके से कूलिंग होता गया तो फाइनल जो सॉलिड बनेगा वो बल्क कंपोजिशन के बराबर ही तो रहेगा। अगर मेल्ट आप लिए हैं सेव तो रिजल्ट उसका चूहा नहीं आएगा, मतलब वो भी सेव रहेगा, ठीक है? तो जो मेल्ट का कंपोजिशन है वही सॉलिड का फाइनल कंपोजिशन होगा। तो सॉलिड विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन का इंटरसेक्शन होगा लिक्विडस पे, और लास्ट वो पॉइंट जहाँ पे सॉलिडस जो मेल्ट है बल्क कंपोजिशन उसका उससे जाने वाली वर्टिकल लाइन जहाँ पे सॉलिडस को कट करेगी, वो वाला ही पॉइंट जो होगा वो फाइनल कंपोजिशन ऑफ सॉलिड होगा, ठीक है? तो यहाँ से एक बात ये आती है कि लास्ट मेल्ट का जो पैकेट होगा वो इस कंपोजिशन का होगा, ठीक है? बल्क मेल्ट दिस कंपोजिशन, फर्स्ट सॉलिड दिस कंपोजिशन, लास्ट मेल्ट दिस कंपोजिशन एंड लास्ट सॉलिड बल्क कंपोजिशन। तो फर्स्ट मेल्ट लास्ट सॉलिड दोनों बल्क कंपोजिशन होंगे, फर्स्ट सॉलिड एंड लास्ट मेल्ट जो होगा वो दोनों सेपरेट होगा, ठीक है? बिल्कुल डिफरेंट होगा। अभी यहाँ पे हम लोग को कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं कि बल्क अमाउंट कैलकुलेट करो, ठीक है? किसी भी क्रिस्टलाइजेशन स्टेज में, जैसे ये टाइम के साथ ये तो एक तौर पे कर्व शो कर रहा है ना कि टाइम के साथ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? तो जिस समय ये इसको टच किया उस समय के बाद किस समय या किसी समय जब वो सिस्टम इस वाले स्टेज पे पहुंचा होगा तो उस समय कितना लिक्विड और कितना सॉलिड है उसका बल्क वेट रेशियो क्या होगा, बल्क वेट रेशियो, ठीक है? इंस्टेंट वेट रेशियो एंड बल्क वेट रेशियो में डिफरेंस है। इंस्टेंट वेट रेशियो मतलब उसी स्पॉट पे, ऑन दैट स्पॉट जब ये चेंज हो रहा है उस समय कितना चेंज हुआ, ऐसा कोई टर्म इसके लिए केस में एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए बल्क वेट रेशियो, ठीक है? जैसे सॉलिड का जितना अमाउंट सॉलिड है और जितना अमाउंट लिक्विड है उसका रेशियो, मतलब सॉलिड का वेट रेशियो अपॉन लिक्विड का वेट, ठीक है? या मेल्ट इज इक्वल्स टू सॉलिड अगर इधर है तो इस वाली लाइन का लेंथ, मतलब बल्क वाली लाइन से उस समय जो लिक्विडस पे होगा पॉइंट उसका लेंथ, ठीक है? मतलब अगर A1 ये M है, ये B1 है, तो सॉलिड अपॉन लिक्विड अगर करेंगे तो ये हो जाएगा A1M अपॉन B1M, ठीक है? बैलेंस वाला जो बैलेंस का फॉर्मूला था ना, जैसे एक फलक्रम होता है उसके रिस्पेक्ट में एक आप ऐसे तराजू रख दो, तो इधर का लेंथ अगर बड़ा है इधर कम वेट ही रखना पड़ेगा क्योंकि टॉर्क ज़्यादा रहेगा, मतलब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कैलकुलेट करने के लिए, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके लिए, ठीक है? अगर लंबा ये है तो यहाँ वेट कम ही रखिए और यहाँ छोटा होने पे ज़्यादा वेट रखना पड़ेगा, दोनों को 1 किलोग्राम में करने के लिए, ठीक है? तो लीवर रूल से हाँ, तो इसका कंट्रोल इधर वाला लेंथ है, इसका कंट्रोल इधर का लेंथ है अगर सेम वेट हो रहा है, ठीक है? देखिए ऐसा समझिए, इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क सेम होना चाहिए, ठीक? तो टॉर्क इज फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इज अ मेजर ऑफ मास, ठीक है? तो मास इनटू लेंथ अ काइंड ऑफ टॉर्क हो गया क्योंकि जी दोनों में कॉमन है, और दूसरी तरफ M2 L2, सो मास का रेशियो M1 by M2 इज L2 by L1, ठीक है? अगर ये M1 है, ये L1 है, ये M2 है और ये L2 है, तो M1 by M2 इज L2 by L1, ठीक है? वही वाला रूल यहाँ पे लग रहा है, ठीक? बाइनरी का ये क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ठीक है? तो इसको इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एक और टर्म होता है रेले क्रिस्टलाइजेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है? इतना समय है, 2 मिनट लीजिए और फिर हमसे पूछिए, जस्ट 2 मिनट। तो इसमें सॉल्वर्स का कंट्रोल बता दो।
पूरा सॉलिड जो फॉर्म हुआ है वो पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो जोनिंग हो सकता है क्या इसमें? पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है मतलब अगर उसका जो स्ट्रक्चर है सिलिकेट स्ट्रक्चर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है, और उस समय हर केस में एक नया सिस्टम ही जनरेट हो जाएगा फॉर द बल्क कंपोजिशन। तो डिपेंड करता है कि फेज क्या बनता है ना। नहीं, क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है। जैसे अगर हम लोग का टेक्टोसिलिकेट है, ठीक है, टेक्टोसिलिकेट में क्या होता है, टेक्टोसिलिकेट का स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो कंटिन्यूअस पूरा सॉलिड रिप्लेस होकर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट हो ये बहुत कम देखा जाता है जब तक कि टेम्परेचर काफ़ी हाई ना हो। तो फेज पे डिपेंड करता ठीक है है, हाँ, तो वो इस मिनरल के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे और अगर नहीं हो पाया, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रेट नहीं हो पाया, तो सिस्टम का जो जोन इक्विलिब्रेट है वो उसका फिर बल्क की तरफ बिहेव करेगा। मतलब सिस्टम अगर यहाँ से शुरू हुआ है बट यहाँ तक कंप्लीट आता है, जो सॉलिड बना वो बाहर से रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, तो अब जो बचा हुआ सॉलिड है बाहर का कोटेड, उसका जो बल्क पार्ट होगा, जैसे हमारा सिस्टम हो सकता है यहाँ शिफ्ट हो जाए, फिर पूरी तरीके से ये सिस्टम वर्क करने लगेगा। अगर हम लैजिक्लेस का एग्जांपल लें तो उसमें मतलब ये सिस्टम के थ्रू जो लैजिक्लेस फॉर्म होगा वो जोन लैजिक्लेस होगा, नहीं भी हो सकता है अगर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो। अगर होता है तो अगर होता है तो होगा। अगर टेम्परेचर हाई होने का क्या मतलब, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना ही है, ठीक। अगर जोन लैजिक्लेस होगा तो हमारे कहने का टेम्परेचर हाई रहने का मतलब यह है कि कूलिंग का रेट अगर फास्ट हो गया, बहुत फास्ट कूलिंग होगा तो उतना वेरिएशन हुआ ही नहीं है कि बाद में सब कूल हो जाएगा। नहीं बहुत फास्ट अगर वेरिएशन होगा तो सबसे पहला वाला स्टेज है वही कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी पार्ट जो है वो मैट्रिक्स बन जाए, मतलब ग्लास बन जाएगा। फेनोप्लेस जो होगा वो इनिशियल फेज जो होगा वो इनिशियल फेज प्रिजर्व हो जाएगा। अगर स्लो कूलिंग हो रहा है बहुत स्लो होगा तो ये रूल फॉलो होगा। बहुत स्लो होगा। हाँ फ्रैक्शन किस तो वो तो बोल तो रहा है ना, वो क्या कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने का रेट डिपेंड करता है कि स्लो रेट मतलब कूलिंग रेट बोल दिया उसमें यही आ रहा अगर है। जितना टाइम मिलेगा उसको एक टेम्परेचर पे रहने के लिए, उस टेम्परेचर पे होने वाले अल्टरेशन रिएक्शन सारे पूरे होंगे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर जोन लैजिक्लेस है तो उस केस में जो आउटर जोनिंग होगी, सबसे आउटर में जोन है वो क्या बल्क कंपोजिशन को बताएगा? अगर ऐसा होता है नहीं, बल्क कंपोजिशन नहीं शो करेगा, वो सबसे लास्ट डिराइव्ड कंपोजिशन को शो करेगा। और अगर कंप्लीट पूरा रिएक्शन हो रहा है, अगर पूरा रिएक्शन हो रहा है तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो जरूर बल्क कंपोजिशन को शो करेगा। हाँ भाई हाँ, वो सब जरूर करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट ऐसे नहीं होगा, उछल उछल के होगा। इतना पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होगा, फिर एक नया होगा, फिर एक नया होगा, नहीं होगा ना ऐसा, ठीक है नहीं होगा। अगर इस तरीके से होगा तो सबसे लास्ट वाला जो सॉल्यूशन बचेगा एज अ बल्क जो बिहेव करेगा वो तो वो आएगा ना, इसका आने लगेगा सबसे लास्ट वाला जो जोन बनेगा। मतलब इससे हम इनिशियल कंपोजिशन नहीं पता कर नहीं बता सकते जब तक कि पूरे का एवरेजिंग ना करें। तो इससे हम जो लास्ट मिनट था उसका कंपोजिशन बता सकते हैं। लास्ट मेल का भी कैसे बताएंगे? जो लास्ट जोनिंग है लैजिक्लेस में लास्ट उससे जोनिंग हम- जो है, हाँ, लास्ट इक्विलिब्रेटेड पार्ट वाले का बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं। और जो इनिशियल वाला जो कोर पे जो कोर में है वो बल्क का बता देगा। बट इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, अभी ये कैसे पता चलेगा कि इसी प्रोसेस से जोनिंग होगी, क्योंकि जोनिंग की कई प्रोसेस है, पता नहीं, ये रिसर्च कर सकते हैं, देखना पड़ेगा। जैसे और कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगे ना उसके साथ, वाटर ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, वोलेटाइल्स ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे, उससे भी जोनिंग होती है, टाइप्स ऑफ जोनिंग है ना। अब दो रिएक्शन पर हाँ, ये क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड पार्ट था। अगर इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन होगा तो हम लोग सिस्टम समझ के कैसा होगा, पूरा यहाँ से शुरू करेगा, आया और ऐसा होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है तो एक सब वही वेजिटेशन के अंदर जो अभी केस डिस्कस किए वो होगा। मतलब अगर यहाँ बल्क है, ये क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा, जो पहला सॉलिड है वो हम लोग निकाल दिए सिस्टम से, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग
क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। पहले क्रिस्टलाइजेशन में पीयूष से हैप्पी न्यू ईयर। ये बल्क कंपोजिशन है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही थोड़ा क्रिस्टलाइज हुआ, ठीक है, तो जो फ्रैक्शनेशन होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड चाहिए होगा, ठीक है, उतना जैसे ही सॉलिड बनेगा उसकी चूँकि सॉलिड की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी सेपरेट डिफरेंट होगी, है ना। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड की कम, या फ्रोथ प्रोसेस से सॉलिड बनते ही हो सकता है कोई चैम्बर से बाहर चला जाए या नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। तो वो जो सॉलिड होगा वो लिक्विड से फिर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो थोड़ा देर क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो सॉलिड यहाँ तक पहुँचा है, ये वाला सॉलिड रिएक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है सिस्टम को, तो अब जो लिक्विड का पोजीशन है वो फिर बल्क की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो अभी इस केस में जो फाइनल बनना चाहिए ड्रॉप वो इस कंपोजिशन का होगा, ठीक है। लेकिन अगर बीच में थोड़ा इस समय बाद फिर से सिस्टम से सॉलिड निकल गया तो ये बल्क कंपोजिशन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसको फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन में अगर लगातार बनने वाला सॉलिड सेपरेट करते रहे तो हम लोग एक समय आएगा कि प्योर ए फेज को क्रिस्टलाइज कर रहे होंगे, है ना। हर छोटे से अमाउंट ऑफ सॉलिड की क्रिस्टलाइजेशन के बाद आप सॉलिड हटाते जाइए तो बल्क जो है शिफ्ट करता जाएगा, एक समय आएगा कि वो यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो इसका अंतिम अंतिम यहीं पे, क्योंकि अब तो प्योर ए ही बचा, ठीक है, और ये सिंगल कंपोनेंट की तरफ ही क्रिस्टलाइज हो जाएगा अपने इस टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कोई सिंपल सॉल्यूशन, कोई एक कंपोनेंट, अभी मेल्टिंग देखते हैं ना, ये तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा क्या? इस पे वो सिंगल पॉइंट इनवेरिएंट हो जाएगा, हाँ। कंपोनेंट भी एक होगा, फेज 2 हो जाएंगे, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर केवल एक हो, मतलब 1 - 2 + 1 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो लिक्विड C2 क्यों रहेगा उस फेज में, फिर कंपोनेंट को मिनिमम लेंगे ना, तो इस समय जो सिस्टम होगा उसको समझने के लिए केवल ए बात काफ़ी है, उसके लिए बी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब प्योर ए किसी सिस्टम में है तो बी की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये दूसरी बात है कि मतलब शुरुआत जिस सिस्टम से हमने किया था उसको समझने के लिए दोनों कंपोनेंट जरूरी थे, बट अभी एक फाइनल ऐसा सिस्टम है जिसमें केवल ए है, उसके लिए कंपोनेंट एक होगा, और अगर ये क्रिस्टलाइज शुरू होगा तो मतलब इससे सॉलिड बन रहा है तो फेज 2 एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा सिस्टम है जिसमें 2 फेज एक कंपोनेंट है, प्रेशर ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो F = C - P + 1 0 हो जाएगा वो, ठीक है। अभी हम लोग मेल्टिंग देखते हैं। मेल्टिंग में अच्छा ये लिक्विडस है, लिक्विड के ऊपर कोई भी बल्क का पॉइंट हो वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, हाँ, क्योंकि यही वो पॉइंट्स हैं जिस पे पहला सॉलिड फॉर्म होगा, और ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे लास्ट लिक्विड बचेगा या मेल्टिंग के समय फर्स्ट लिक्विड फॉर्म होगा, ठीक। तो अगर हम कोई बल्क कंपोजिशन शो करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, करेंट टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 298 केल्विन, तो हम लोग का रॉक जो है वो इस कंपोजिशन का है, तो उसको फिर जाकर हम यहाँ शुरू करेंगे, हाँ। मेल्टिंग शुरू करते हैं, यहाँ पहुँचा पूरा सॉलिड, यहाँ सबसे पहला मेल्ट बनेगा, किस कंपोजिशन का बनेगा, सी का पोजीशन लेफ्ट साइड वाला और लाइन खींच देंगे,
कौन सा कंपोजिशन होगा? ये कंपोजिशन होगा लिक्विड का लेफ्ट साइड से Solid लेफ्ट साइड पे जो लिक्विड है इसको सॉलिडस पे, तो ये पॉइंट होगा, ठीक। लिक्विड सॉरी लिक्विडस पे ये जो पॉइंट होगा, ये जिस कंपोजिशन को शो करेगा वो कंपोजिशन होगा फर्स्ट लिक्विड First मेल्ट का, क्योंकि हम लोग मेल्टिंग शुरू कर रहे हैं। अभी क्या होगा? अच्छा, और एक चीज और तुमको पता है कि फाइनल जो मेल्ट बनेगा, अगर इक्विलिब्रियम मेल्टिंग होगी तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? सॉलिड कंपोजिशन तो जो बल्क का है, अगर ये है तो फाइनल मेल्ट मतलब यही बनने वाला है। अगर फाइनल मेल्ट यहाँ बनेगा तो फाइनल सॉलिड का कंपोजिशन क्या होगा? ये वाला, ये होगा, ठीक है। ये होगा फाइनल सॉलिड, मतलब सॉलिड यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा, लिक्विड यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। डिफरेंस क्या होगा पूरे प्रोसेस में? अमाउंट, टाइम के साथ अमाउंट दोनों का डिफरेंट होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम लोग कंसीडर करें, जैसे अगर मेल्टिंग इस टेम्परेचर पे शुरू हो गया है और मेल्टिंग इस टेम्परेचर तक चलेगा, ठीक है, तो बीच में किसी भी टेम्परेचर को हम लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट या एरिया ऑफ स्टडी अगर मान लें, तो उस टेम्परेचर पे हम लोग अमाउंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बता सकते हैं, ठीक है। करना क्या होगा फिर से? लीवर प्रिंसिपल, हाँ? अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो सॉलिड का वेट अपॉन लिक्विड का वेट इज दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ठीक। इसमें इसका सॉल्वेंस बना देते हैं हम लोग, इसमें सॉल्वर्स बना देते हैं, मानो बना देते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वर्स बनता है सॉल्वेंस, बनता है, ठीक ठीक है। मानो नहीं बना दो कहीं पे नीचे, नीचे हम बनाएंगे वाइट, हाँ चलेगा। अगर तो ये एक क्वेश्चन हमने देखा था कहीं पे कि ये सॉलिड सॉल्वर्स और ये जो लिक्विडस सॉलिडस लाइन टच करते हैं क्या, कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं क्या? हाँ, कर सकते अगर हैं, हम depend करता है प्रेशर pressure इंक्रीज पे। करते हैं प्रेशर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिपेंड करता है नहीं? टेम्परेचर के साथ तो ये वेरिएशन ही है, टेम्परेचर के साथ तो वेरिएशन, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर के साथ वेरी, मान जैसे कि हाई टेम्परेचर पे क्वेश्चन ये था, हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंस नहीं बनता है, हाँ, तो ये भी डिपेंड करता है कि क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तो हाई टेम्परेचर पर नहीं बनता है, तो क्या सॉल्वेंस अगर इंटरसेक्ट करता है कि सॉल्वेंस बनता ही नहीं वहाँ पे? सॉल्वर्स तो हाई टेम्परेचर एट व्हाट प्रेशर, ये मैटर करेगा। जब इसी पे हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा होती है ना, बट अगर प्रेशर बहुत हाँ। कम हो गया तो वो तो उसका फिर फेज डायग्राम देखना पड़ेगा, किस सिस्टम के लिए हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, हम समझ रहे हैं वो के फेल्सपार के केस में जो होता है के और तो एन फेल्सपार, हाँ, वो सॉल्वर्स और सब सॉल्वर्स और इसका Hyper केस है हाइपर सॉल्वर जो भी टेम्परेचर को डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे इस पे ये लिखा हुआ था ना कि लो टेम्परेचर पे सिर्फ सॉल्वर्स बनता है, हाई टेम्परेचर पे नहीं बनता है, क्योंकि उस समय वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होती है तो एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, तो फिर सॉल्वर्स का कंसेप्ट नहीं आता ना। एक्सोल्यूशन ही तो बेसिकली सॉल्वर बताता, तो एक्सोल्यूशन तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो करेंगे वैसे ही होगा ना। हाई टेम्परेचर पे तो नहीं होगा क्योंकि इंटरचेंजिंग कैपेसिटी ज़्यादा मेन ये है कि हाई टेम्परेचर पे दिखता क्यों नहीं, इंटरसेक्ट कर जाता है क्या ये? हाई टेम्परेचर पे अगर वाइब्रेशन, अगर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे आपस में मूव कर सकते हैं ना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। और वो आपने वो पढ़ा होगा जो एंट्रोपी है कितने टाइप करती है, एक कंपोजिशन एंट्रोपी हो जाएगा और एक कॉन्फिगरेशनल हो गया, कॉन्फिगरेशनल हो गया, कॉन्फिगरेशनल हो गया, ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन एंट्रोपी डिपेंड करेगा आपके से, ठीक है, वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको कवर भी करता है, Okay, then fine. हाँ। तो इक्विलिब्रियम मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या था, ठीक है। अभी पार्शियल मेल्टिंग कैसे होगा? पार्शियल मेल्टिंग का मतलब होगा कि जो मेल्ट बनेगा उसको सिस्टम से हम लोग सेपरेट करते जाएंगे, ठीक। तो सेम एज रेले क्रिस्टलाइजेशन, हर टाइम सेपरेशन के बाद बल्क विल शिफ्ट, ठीक है। जैसे अगर यहाँ बल्क है, यहाँ अगर बल्क है, ठीक है, तो ये जब जैसे ही सॉलिड्स को कट करेगा, फर्स्ट मेल्ट विल फॉर्म, थोड़े समय बाद जब सॉलिड इवॉल्व होकर इस पोजीशन पे आएगा और मेल्ट उस समय करस्पॉन्डिंग मेल्ट यहाँ पे होगा, उस समय हम लोग इस मेल्ट को सिस्टम से हटा देते हैं। कंटिन्यूअस रिएक्शन नहीं होगा, मतलब
जो सॉलिड अब है वो क्या है, प्योर फेज है, ठीक। हाँ, तो इसके मेल्टिंग से जो फाइनल लिक्विड बनेगा वो इस कंपोजिशन का होगा, है ना, इसी कंपोजिशन का। मतलब पहले जो यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बल्क जो है वो शिफ्ट हो रहा है। और बल्क शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके स्टार्टिंग वाला जो बल्क था उससे डिराइव्ड मेल्ट हम लोग सेपरेट कर चुके हैं। तो सिस्टम जान ही नहीं रहा है कि उसके पास पहले क्या था, क्योंकि मेल्ट ही नहीं है इंटरेक्ट करने के लिए। फिर आगे जाएगा, फिर हम लोग हटा देंगे मेल्ट को, सिस्टम फिर आना हुआ है कि पहला क्या था, मेल्ट क्या था, सब कुछ भूल के एक नया कंपोजिशन है। ऐसे करते करते हम लोग प्योर बी पे पहुंच सकते हैं सॉलिड को लेके, कंटिन्यूअस मेल्ट को सेपरेट करते जाएं तो, ठीक। बट अमाउंट ऑफ दैट सॉलिड विल बी वेरी लेस, क्योंकि लगातार हम लोग मेल्ट वहाँ से निकालते जाएंगे। बट जो कंपोजिशन होगा वो प्योर बी का पहुंच जाएगा, ठीक। ये आइडियल सिचुएशन है कि जस्ट बना हुआ मेल्ट आप हटाते रहिए, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से जो है वो हम निकाल दें तो ये है हाँ तो नीचे वाली सॉलिड निकाल दें, सॉलिड निकाल दें, सॉलिड मेल्ट किसका करेंगे, निकाल दे तो वो तो वही है। दिमाग कर रहे हैं और वही से दिमाग करना ही कर रहे हैं आप निकाल रहे हैं, दिमाग करना ही कर रहे हैं सारे को। तो फिर से वही ये यहाँ से सॉलिड लिए और फर्स्ट वही यहाँ पे ये मेल्ट हुआ, मेल्ट उसको निकाल दिया, ठीक। अब जो थोड़ा सा भी शिफ्टेड हो गया है वो जानेगा कि उसके लिए कोई मेल्ट है ही नहीं, तो सॉलिड यहाँ पे आ चुका है, फिर सॉलिड यहाँ आ चुका है। अच्छा, अभी हम लोग क्या मानते हैं कि सरफेस पे, आप इंडिया में रहिए, ऑस्ट्रेलिया में रहिए, जगह जगह जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह रॉक का एक्सपोजर जो है वो डिफरेंट है। इवन इफ दीज ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ द मैग्मा व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है, अंदर से ही मैग्मा आ रहा है। बट इंडिया में किसी और लोकेशन पे कोई और कंपोजिशन मिलेगा, कहीं और कंपोजिशन मिलेगा। बट इंटरनल अर्थ जो है उसका कंपोजिशन तो सेम है हर जगह, मेंटल एस्थेनोस्फीयर, बट लिथोस्फीयर का कंपोजिशन डिफरेंट है। तो वो कैसे डिफरेंट है, वो इन सब प्रोसेस से डिफरेंट है, ठीक है। अंदर का सॉलिड थोड़ा सा मेल्ट हुआ, मेल्ट का जो डेंसिटी होगा वो बहुत कम होगा, अंदर बुयांसी का वो तुरंत सेपरेट होकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो सेपरेट होकर ऊपर चला आया। अब हमारे पास अगर हमारा बल्क मेल्टर जो है वो इस कंपोजिशन का है, उसका थोड़ा मेल्टिंग हुआ, ठीक, और इस कंपोजिशन का मतलब अंदर की कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट कंपोजिशन का मेल्ट बना, और इसका भी सॉलिडिफिकेशन वो पूरा अगर सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये इस कंपोजिशन का रॉक सरफेस पे आ जाएगा जो ए रिच है, ठीक है। फ्रैक्शनेशन हो रहा है मतलब, तो इस तरीके से अर्थ इवॉल्व हो रहा है। अंदर का कंपोजिशन सेम होने के बावजूद सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है, ठीक है। ये था फ्रैक्शनल सॉरी पार्शियल मेल्टिंग इन सॉलिड सॉल्यूशन सिस्टम, ठीक है। बाइनरी खत्म। अभी कोई किसी को कुछ पूछना है इसमें, और लीवर प्रिंसिपल सेम लगाएंगे, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए। वो सब यूटेक्टिक पेडिटिक बचा है, बाइनरी का। अभी हम सॉलिड सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? कि कोई एग्जांपल है, कोई सवाल ऐसा तो हाँ, एनलाइट इन ऑब्जेक्ट ले लीजिए। हाँ ठीक है। और लिंक कर लीजिए जी और वो कोई ऐसा कोई एग्जांपल है जो कि जस्ट जो एग्जाम में आते हैं तो आते हैं ना, कोई है आपके पास एक इससे कोई एग्जांपल, इससे कोई एग्जांपल जो जैम के पेपर देखिए। हाँ, जैम के पेपर में या गेट में कुछ भी होगा, या कंपोनेंट कोई मैटर नहीं करता है, सिस्टम बाइनरी होना चाहिए, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे अमाउंट से, ठीक है। और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्जांपल कुछ भी हो रूल यही है। तो नीचे आपने ठीक है इसी पे आने 2015 जैम में क्वेश्चन आ चुका। हाँ तो कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं तो ताकि वालों को समझ में आए कि हाँ इसको हम ऐसे अप्लाई करते हैं, एएम डीएम से उनको ब्रेन में रह जाए। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इफ द बल्क कंपोजिशन इज दिस and the line drawn perpendicular to from this point divides the 2 points C and D in such a way that this length is 10 cm and this is 5 cm. What will be the weight ratio, bulk weight ratio of the solid and liquid? तो solid by liquid अगर निकालना है 10 by 5 cm